हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समय और दूरी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए समय और दूरी पर आधारित कुछ सूत्रों को देख लेते हैं। सबसे पहला सूत्र होता है चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर हम चाल को भी से प्रदर्शित करते हैं। भी मतलब होता है वेलोसिटी, डी मतलब होता है डिस्टेंस और टी मतलब होता है टाइम। तो जो चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय और दूरी पर आधारित जितने भी प्रश्न होते हैं उन सभी में ये सूत्र यूज होंगे। तो इसे हमें याद रखना है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दूरी बटा समय। समय और दूरी पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो यूनिट होता है वह सभी में समान होना चाहिए। मान लेते हैं अगर हमें डिस्टेंस दी गई है, वह अगर किलोमीटर में है, तो जो वेलोसिटी होगी, चाल, वह किलोमीटर पर घंटे में होना चाहिए। और जो समय होगा टी, वह जो है घंटे में होना चाहिए। अगर ये तीनों यूनिट समान नहीं हैं तो उसे हमें समान करना पड़ेगा। मान लेते हैं अगर जो डिस्टेंस है वह मीटर में दी गई है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वह मीटर पर सेकंड में होगी और जो समय होगी वह सेकंड में होगी। ये तीनों यूनिट समान होना चाहिए, तभी जो हम सॉल्व करेंगे वह सही आंसर देगा और जो आंसर प्राप्त होगा वह उसी यूनिट में होगा। अगर प्रश्न में वेलोसिटी जो है वह किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, मान लेते हैं अगर कोई वेलोसिटी दी गई है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 5/18 से, तो इससे हमें प्राप्त होगा वह होगा मीटर प्रति सेकंड में। वैसे ही अगर प्रश्न में जो वेलोसिटी है वह मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो और हमें ज़रूरत पड़े कि उसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर उसे 18/5 से गुणा करेंगे। मान लेते हैं कोई वेलोसिटी दी गई है, वह मीटर प्रति सेकंड में दी गई है, यहाँ पर हम 25 मान लेते हैं और उसे हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें गुणा करेंगे 18/5 से। हम यहाँ पर इसे 18/5 से गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। हमें यूनिट को समान करना है, तो इस स्थिति में यदि किलोमीटर प्रति घंटा दी गई हो और हमें ज़रूरत हो कि उसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम 5/18 से गुणा करेंगे। वहीं अगर मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो और उसे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना हो, तो उसमें हम 18/5 से गुणा करेंगे। समय और दूरी पर आधारित प्रश्नों में हमें औसत चाल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार के कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन, अगर कोई दूरी दी गई हो तो एक निश्चित दूरी के लिए अगर हमें औसत चाल पूछा जाए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम दिल्ली मान लेते हैं और यहाँ पर हम मुंबई मान लेते हैं। अगर कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वह मुंबई से दिल्ली आती है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इसकी जो दूरी है वह निश्चित है। इस स्थिति में अगर हमें औसत चाल पूछा जाए तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसका फार्मूला दिया गया है 2xy/x+y। यहाँ पर x जो है वह पहली चाल होती है और y जो है वह दूसरी चाल होती है। इस औसत चाल का फार्मूला हमें निश्चित दूरी दी गई हो तभी यूज करना है। मान लेते हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में अगर जो है आधा दूरी को वह 40 किलोमीटर से तय करता है और आधा दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करता है। मतलब इस प्रश्न में जो दूरी है वह भी निश्चित है, आधा दूरी इस साइड है और आधा दूरी इस साइड है। तो इस स्थिति में भी हम औसत चाल के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अगला कंडीशन है कि औसत चाल अगर 3 चाल दी गई हो। मान लेते हैं हम कोई दूरी दी गई हो, इस स्थिति में हमें जो चाल दी गई होती है वह 1/3 की दी गई होती है। 1/3 दूरी को यदि कोई ट्रेन जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, 1/3 दूरी को 60 किलोमीटर और अगली 1/3 दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो इस स्थिति में औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना है। फार्मूला दिया गया है 3xyz/xy+yz+zx। यहाँ पर x जो है पहली चाल होती है, y जो है दूसरी चाल होती है और z जो है तीसरी चाल होती है। इससे हम औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। इन सभी पर आधारित प्रश्नों को हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी केवल हम सूत्र देख लेते हैं। अगर दूरी समान हो तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, 2 चाल के लिए इस फार्मूले का यूज और 3 चाल के लिए इस फार्मूले का यूज। लेकिन अगर दूरी असमान हो, यहाँ पर कोई दूरी दी गई है दिल्ली और मुंबई के बीच में, यहाँ पर अगर हमें बोला जाए कि 2/3 दूरी को वह
40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करता है और 1/3 जो बचा है उसे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय करता है। यहाँ पर जो दूरी है वह असमान है। पहले कंडीशन में 2/3 दूरी है और दूसरे कंडीशन में 1/3 दूरी है। इस स्थिति में हमें औसत चाल ज्ञात करने के लिए कहा जाए। इस स्थिति में औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें कुल दूरी बटा कुल समय का फार्मूला यूज करना है। कुल दूरी क्या होगी, मतलब जो 2/3 दूरी है और 1/3 दूरी, इन दोनों को जोड़कर हमें कुल दूरी ज्ञात करना है। तो उसे हम ऊपर लिख लेंगे, कुल दूरी d1 + d2 अपॉन कुल समय, मतलब 2/3 दूरी को तय करने में जो समय लगता है, 1/3 दूरी को तय करने में जो समय लगता है, उन दोनों को जोड़कर हम कुल समय ज्ञात कर लेंगे। तो वह होगा t1 + t2। इस फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब दूरी असमान दी गई हो। यहाँ पर हमें प्रश्न में सारी चीज़ें दी गई होती है, हमें केवल इस सूत्र में वैल्यू पुट करना है, उसके पश्चात हमें औसत चाल ज्ञात हो जाएगा। केवल हमें कंडीशन को समझना है कि दूरी बराबर है या दूरी असमान है, तो इसके आधार पर हम औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इन सभी पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि ट्रेन जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अभी हम शुरू में सरल प्रश्नों को देख रहे हैं, उसके पश्चात हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दी गई है चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और जो समय दी गई है वह 30 मिनट है। इस प्रश्न में हमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो यूनिट है वह असमान है। पहले कंडीशन में किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, जबकि दूसरे कंडीशन में मिनट दी गई है। तो इस मिनट को हमें घंटा में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 60 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमें जो समय प्राप्त होगा वह होगा 1/2। तो हम फार्मूला जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कितनी दूरी तय करेगी, अर्थात यहाँ पर d का मान ज्ञात करना है। हमें t पता है, t का मान दिया गया है 1/2 और v का मान दिया गया है 15। यूनिट जो है बराबर हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, 15 बराबर 1/2। तो यहाँ पर जो 2 है ऊपर चल जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2d = 15। तो यहाँ पर जो है d का मान होगा हमें 7.5, मतलब यहाँ जो दूरी है वह 7.5 किलोमीटर है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक आदमी अपनी यात्रा में पहले घंटे में 30 किलोमीटर जबकि अगला 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर औसत चाल पूछा गया है। हमने कंडीशन देखा था कि अगर दूरी समान हो या फिर दूरी असमान हो। यहाँ पर जो है दूरी असमान है, मतलब जो पहला घंटा है उसमें 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 2 घंटे में वह 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर जो दूरी असमान है, तो इस स्थिति में हम औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर 2 दूरी दी गई है और 2 समय दिया गया है, t1 + t2। इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा औसत चाल। यहाँ पर पहले घंटे में 30 किलोमीटर और अगले 2 घंटे में 90 किलोमीटर। यहाँ पर जो d1 है वह दिया गया है 30, d2 दिया गया है 90। यहाँ पर जो समय है वह 1 घंटा पहले दिया है और अगला 2 घंटा दूसरे कंडीशन में दिया है। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमें 30 और 90 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120। और यहाँ पर समय जो है पहले 1 घंटा दिया गया है और अगला 2 घंटा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। इसे कटाने पर हमें प्राप्त होगा 40, मतलब जो औसत चाल है एवरेज वेलोसिटी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर दूरी असमान है, इस कारण हम इस फार्मूले का यूज किए हैं। अगर दूरी समान होती तो हम 2xy/x + y फार्मूले का यूज करते। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक आदमी दिल्ली से मुंबई 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, जबकि मुंबई से दिल्ली वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें औसत चाल ज्ञात करना है। हम यहाँ पर 2 स्टेशन मान लेते हैं, दिल्ली और मुंबई। यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली से मुंबई जाने में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, जबकि मुंबई से दिल्ली की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। तो हमें औसत चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर जो दूरी दी गई है वह निश्चित है, कांस्टेंट है, इसलिए हम औसत चाल ज्ञात करने के लिए फार्मूले का यूज करेंगे 2xy/x + y। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। पहले कंडीशन में x का मान 90 होगा, y का मान 60 होगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 × 90 × यहाँ पर जो है y है 60
और इन दोनों को जोड़ देंगे 90 और जो 60 है वह हो जाएगा 150। तो यहाँ पर हम कटा देते हैं, ये जो है 2 में कटेगा, ये 5 में कटेगा, यहाँ पर हम कटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 18। हमें टोटल प्राप्त होगा वेलोसिटी इक्वल टू 72। अर्थात जो पूछा गया है औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल होगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो है दूरी निश्चित है, दूरी फिक्स है, इसलिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे औसत चाल ज्ञात करने के लिए। 2xy अपॉन x प्लस वाई, यहाँ पर जो x है वह पहली चाल होगी, y जो है दूसरी चाल होगी, और उन दोनों को नीचे में जोड़ देंगे। कटाने पर हमें प्राप्त होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि औसत चाल होगी। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक आदमी 300 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, जबकि 120 किलोमीटर की दूरी को वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। हम इस वीडियो में समय और दूरी पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे सभी प्रश्न एक दूसरे से अलग हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए। प्रश्न में दिया गया है कि एक आदमी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यहाँ पर जो d दी गई है वह जो है 300 किलोमीटर है, जबकि उसकी चाल दी गई है वेलोसिटी वह दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि 120 किलोमीटर की दूरी को वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यहाँ पर जो d2 दी गई है वह है 120, यहाँ पर हम इसको d2 और यहाँ पर d1 मान लेते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी है v2 वह दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हम v1 इसको v2 मान लेते हैं। तो हमें ज्ञात करना है औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें औसत चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर जो दूरी दी गई है वह असमान है, पहले 300 किलोमीटर है, दूसरा दिया गया है 120 किलोमीटर, जो कि बराबर नहीं है, असमान है। तो इस स्थिति में हम औसत चाल ज्ञात करने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। यहाँ पर कुल दूरी d1 d2 है बटा कुल समय t1 प्लस t2। यहाँ पर हमें प्रश्न में d1 और d2 का मान दिया गया है, परंतु t1 और t2 का मान नहीं दिया गया है। तो हम इससे ज्ञात कर लेंगे t1 का मान और इससे ज्ञात कर लेंगे t2 का मान। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो इसमें हमें समय ज्ञात करना है, तो समय इक्वल टू होगा दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी और चाल को हम अगर भाग दे देंगे तो हमें समय प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम भाग दे देते हैं, d1/v1 इक्वल टू होता है t। तो यहाँ से हमें t का मान ज्ञात होगा, t का मान होगा 20, अर्थात जो समय है t1 वह है 20 घंटा। जबकि दूसरी स्थिति में यहाँ पर हम कटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा t का मान t2 इक्वल टू 10 घंटा। मतलब यहाँ पर t1 मिला 20 घंटा और t2 मिला 10 घंटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम रख देते हैं सबसे पहले d1 का मान वह है 300 किलोमीटर और दूसरा दिया गया है d2 का मान जो कि है 120 किलोमीटर। यहाँ पर हमें समय प्राप्त हुआ था t1 का मान 20 घंटा और t2 का मान हमें प्राप्त हुआ था 10 घंटा। तो दोनों को रख देते हैं t1 और t2, तो हमें प्राप्त होगा 30, टोटल 30 घंटा। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 420 और नीचे में प्राप्त होगा 30। तो इसे हम कटा देते हैं 0 से 0, 3 से इसको कटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 14, अर्थात जो एवरेज वेलोसिटी है वह 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम समय और दूरी पर आधारित अन्य सूत्रों को देखते हैं। रेल पर आधारित प्रश्न भी समय और दूरी के आधार पर ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई दूरी दी गई हो और उसमें 2 ट्रेन हों। यहाँ पर जो कंडीशन है वह 2 ट्रेन हो। इसी स्थिति में हमें जो वेलोसिटी होती है वह रिलेटिव वेलोसिटी होती है। मान लेते हैं यहाँ से कोई ट्रेन इस दिशा में जा रही हो, वह जो है u वेलोसिटी से जा रही है, जबकि इस दिशा से एक ट्रेन जा रही है वह v वेलोसिटी से जा रही है। मतलब यहाँ पर जो दूरी एक है जबकि ट्रेन अलग अलग है। तो इस स्थिति में जब हम वेलोसिटी यूज करेंगे तो वह होगा रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष वेलोसिटी। इस स्थिति में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जब ट्रेन विपरीत दिशा में गति कर रही हो तो उसकी चाल को लेंगे हम u प्लस v। मान लेते हैं यहाँ पर ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन जो है इस दिशा में जा रही है, अर्थात जो ट्रेन की दिशा है वह अलग अलग है, विपरीत है। इस स्थिति में हम फार्मूला यूज करेंगे u प्लस v। मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वह होगा u प्लस v। इस दिशा में जो ट्रेन जा रही है उसकी वेलोसिटी, इस दिशा में जो ट्रेन जा रही है उसकी वेलोसिटी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा v का मान जो कि रिलेटिव वेलोसिटी होगा। जबकि दूसरा कंडीशन दिया गया है कि जब ट्रेन जो है समान दिशा में जा रही हो। मान लेते हैं एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है। इस स्थिति में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वह जो है अंतर होगा, जो तेज ट्रेन है उसकी वेलोसिटी माइनस जो है
धीमी ट्रेन की वेलोसिटी, इन दोनों का अगर हम घटा देंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह होगा रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों ट्रेनों का। तो इसे हमें याद रखना है कि अगर विपरीत दिशा है तो जोड़ देंगे और समान दिशा है तो घटा देंगे। इन सभी प्रश्नों में सूत्र वही यूज होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर जो भी यूज होगा वह रिलेटिव वेलोसिटी होगा कि अगर विपरीत दिशा है तो दोनों को जोड़ देंगे और अगर समान दिशा है तो दोनों को घटा देंगे। यहाँ पर जो डी है दूरी, वह क्या होती है, तो जो दूरी होती है वह दोनों ट्रेनों की लंबाई होती है। इस दिशा में जो ट्रेन जा रही है उसकी लंबाई, इस दिशा में जो ट्रेन जा रही है उसकी लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे तो उससे हमें डी का मान ज्ञात हो जाएगा और यहाँ पर रख देंगे डी का मान। और टी का मान जो है समय होता है जिसे हमें ज्ञात करना होता है, या फिर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीज़ों को ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो इस फार्मूले का यूज करके हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी है वह रिलेटिव वेलोसिटी है, डी जो है दोनों ट्रेनों की लंबाई है और टी जो है समय है। अगर कोई ट्रेन है उसकी लंबाई मान लेते हैं 300 मीटर है, अगर वह किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उस स्थिति में प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लेते हैं 150 मीटर। तो जो कुल दूरी होगी, यहाँ पर हम डी का जो फार्मूला यूज करते हैं डी बाई टी, तो यहाँ पर जो दूरी होगी वह इन दोनों की लंबाई का योग होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, उसे हम यहाँ पर रख देंगे। भी जो है वेलोसिटी अर्थात जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वही यहाँ पर यूज होगी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है उसकी गति 0 होती है, अर्थात जो है ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा वह होता है टी। इन सभी पर आधारित प्रश्नों को हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर प्लेटफॉर्म की जगह खंभा दिया गया हो तो यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रेन की लंबाई लेंगे और जो खंभा होती है उसकी लंबाई होती है 0। इसे हमें याद रखना है कि जो खंभा होगा, कोई व्यक्ति होगा या फिर पेड़ होगा, तो इन सभी स्थिति में हम जो उसकी लंबाई लेंगे उसे 0 लेंगे। डी बाई टी जो हम फार्मूला यूज करते हैं वहाँ पर हम केवल ट्रेन की लंबाई ही लेंगे। ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं यहाँ पर 150 मीटर और जो खंभे की लंबाई है वह 0 लेंगे, अर्थात यहाँ पर केवल ट्रेन की लंबाई ही यूज होगा। एक अन्य प्रकार का प्रश्न इसमें आता है कि समय में अंतर हमें दिया गया रहता है प्रश्न में, तो उससे हमें पूछा जाए कि उसकी दूरी क्या होगी। तो इस स्थिति में हम समय का अंतर ज्ञात करते हैं। समय का अंतर होगा दूरी बटा चाल माइनस दूरी बटा चाल बराबर समय में अंतर। इस पर आधारित प्रश्नों को हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। हैं यहाँ पर हमें दूरी बटा चाल दी गई हो और दूसरे में जो है दूरी बटा चाल दिया गया है। इस स्थिति में हमें जो समय का अंतर होगा वह भी दिया रहता है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम जो है दूरी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो अब हम इन सभी सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि 150 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। यहाँ पर एक ट्रेन दी गई है जिसकी लंबाई है 150 मीटर और इसकी वेलोसिटी है वह है v इक्वल टू 36 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पर 90 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, तो पूछा गया है कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, अर्थात हमें यहाँ पर t का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर t हमें ज्ञात करना है। d का मान क्या होगा, d का मान होगा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, और जो वेलोसिटी है वह होगी ट्रेन की वेलोसिटी जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर मीटर में है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं वेलोसिटी को मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 5/18 से, तो ये कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा वेलोसिटी जो है 10 और इसकी जो टोटल लंबाई होगी वह होगी 150 और 90 को जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 240। तो इससे हमें टी का मान ज्ञात करना है। फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा टी का मान। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें प्राप्त है भी का मान जो कि 10 है और हमें प्राप्त है डिस्टेंस इन दोनों का योग है जो कि 240 है और हमें ज्ञात करना है टी का मान। तो हम टी का मान ज्ञात कर लेते हैं 240/10, यहाँ पर ये कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 24, अर्थात ये 24 जो है सेकंड में है, क्योंकि यूनिट जो है हमने मीटर प्रति सेकंड में लिया है, यहाँ पर भी मीटर में है, तो जो समय प्राप्त होगा वह सेकंड में होगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 24 सेकंड का समय लगेगा। इससे हमें याद रखना है कि अगर कोई खंभा दिया है तो उसकी जो लंबाई 0 है, अगर प्लेटफॉर्म दी गई है तो उसकी लंबाई हमें दिया गया रहेगा और ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड होगा। डी के जगह ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम जोड़ देंगे और वेलोसिटी जो है ट्रेन की वेलोसिटी होगी और हमें समय पूछा गया है। चलिए तो अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक 300 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है।
यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई है 300 मीटर, वेलोसिटी दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेल सुरंग है, यहाँ पर हम रेल सुरंग मान लेते हैं। उसे पार करने में जो समय लगता है वह लगता है 1 मिनट का समय। तो हमें ज्ञात करना है कि सुरंग की लंबाई क्या होगी। अगर यहीं पर प्लेटफॉर्म दिया रहता तो हमें ज्ञात करना होता कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो यूनिट है वह अलग अलग दी गई है। यहाँ पर जो लंबाई है वह मीटर में है, वेलोसिटी जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, और जो मिनट दी गई है, समय दी गई है, वह 1 मिनट है। मतलब ये सभी यूनिट अलग अलग है, तो इसे हम एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम गुणा करेंगे 5/18 से। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 20, मतलब जो वेलोसिटी है वह 20 मीटर प्रति सेकंड है, और जो समय है वह मिनट में दी गई है, तो उसे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ पर जो समय होगा वह 60 सेकंड होगा। तो यहाँ पर हमें D1 पता है, D2 हमें ज्ञात करना है, इसे हम D2 कहेंगे। यह सुरंग की लंबाई होगी। वेलोसिटी जो है वह 20 मीटर प्रति सेकंड है, और जो समय है वह 60 सेकंड है। इन सभी वैल्यू को हम फार्मूला में पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि सुरंग की लंबाई क्या होगी। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ था v का मान 20 मीटर पर सेकंड, t जो है वह 60 सेकंड प्राप्त हुआ था। हमें D1 पता है, ट्रेन की लंबाई जो कि 300 मीटर है, और हमें ज्ञात करना है D2 का मान जो कि सुरंग की लंबाई है। हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम v का मान 20 लिख देते हैं। यहाँ पर d जो है कुल दूरी होगी, सबसे पहले ट्रेन की लंबाई होगी, उसके बाद सुरंग की लंबाई होगी। तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई दी गई है 300, और हमें सुरंग की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब इसे हम D2 मान लेते हैं। और नीचे दी गई है समय जो है 60 सेकंड है, तो इसे सॉल्व करने पर हमें D2 का मान ज्ञात होगा। तो इसे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 1200 इक्वल टू 300 प्लस D। यहाँ पर D2 है, तो इसे हम इस साइड ले आएंगे, तो घटाने पर हमें प्राप्त होगा 900 मीटर, अर्थात जो सुरंग की लंबाई है वह 900 मीटर है। यही हमें ज्ञात करना है कि सुरंग की लंबाई क्या होगी। तो सुरंग की लंबाई 900 मीटर होगी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 150 मीटर लंबा ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है D1 वह दी गई है 150 मीटर, जबकि जो वेलोसिटी है ट्रेन की गति वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। और अगला दिया गया है कि उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही साइकिल सवार को वह कितने समय में पार करेगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कोई स्थिति में दो गति दी गई हो, मान लेते हैं इस दिशा में कोई ट्रेन जा रही है, इस दिशा में कोई ट्रेन जा रही है, या फिर दोनों ट्रेनों एक दिशा में दी गई हो, तो इस स्थिति में हम रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। अगर दिशा समान है तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए हम बड़ी वेलोसिटी में से छोटी को घटा देंगे, जबकि अगर दिशा विपरीत है तो दोनों वेलोसिटी को आपस में जोड़ देंगे। इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि उसी दिशा में, मतलब इसकी दिशा दोनों समान हैं, तो दिशा समान होने पर हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए दोनों को आपस में घटा देंगे। यहाँ पर जो साइकिल सवार है उसकी गति दी गई है, जिसे हम v2 मान लेते हैं। v2 जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वह होगी v1 माइनस v2। अगर जो दोनों की दिशा समान है तो इस स्थिति में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वह घट जाती है, तो हमें प्राप्त होगा 60 में से 6 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 54। यहाँ पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त है, यहाँ पर हमें d प्राप्त है। d जो है दूरी है, तो हमें ज्ञात करना है कि कितना समय लगेगा, अर्थात हमें t का मान ज्ञात करना है। v इक्वल टू होता है d बाई टी। यहाँ पर d का मान होगा ट्रेन की लंबाई, और जो व्यक्ति की लंबाई है वह भी यूज हो, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति की लंबाई है वह 0 है, तो इस स्थिति में d2 का मान 0 हो जाएगा। तो केवल हम ट्रेन की लंबाई लेंगे। t जो है समय है जिसे हमें ज्ञात करना है, और वेलोसिटी के जगह रिलेटिव वेलोसिटी होगी जो कि हमें प्राप्त हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ यूनिट अलग अलग है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि यहाँ पर मीटर में है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 54 में हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 15, अर्थात जो रिलेटिव वेलोसिटी है वह 15 मीटर प्रति सेकंड है। दूरी जो है 150 मीटर है, तो हमें ज्ञात करना है t का मान। यहाँ पर हमें d दी गई है, जबकि जो रिलेटिव वेलोसिटी हमने ज्ञात किया वह है 15। फार्मूला हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वह डिस्टेंस बाय टाइम होती है, तो वेलोसिटी के जगह हम रख देते हैं 15,
और जो डिस्टेंस है वह है 150 और हमें ज्ञात करना है टी का मान। तो हमें टी का मान ज्ञात होगा 150/15, तो हमें प्राप्त होगा 10 सेकंड। अर्थात जो व्यक्ति है उसे ट्रेन के द्वारा 10 सेकंड में क्रॉस कर दिया जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक आदमी जो है पटना से आगरा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यहाँ पर हम पटना मान लेते हैं और यहाँ पर आगरा। यहाँ पर कोई एक आदमी है, वह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, तो हम मान लेते हैं भी जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाने पर वह 1 घंटा देरी से पहुँचता है। मतलब जो टी है वह 1 घंटा देरी से दिया गया है कि वह 1 घंटा देरी से पहुँचता है। अगला दिया गया है अगर वह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 1 घंटा पहले पहुँच जाता है। अगर इसी वेलोसिटी को वह रफ्तार को बढ़ा देगा तो वह जो है 1 घंटा पहले पहुँच जाएगा। पहले वह 100 किलोमीटर में जाता था तो 1 घंटा लेट में पहुँचता था। अगर वह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो वह 1 घंटा पहले पहुँच जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि पटना और आगरा के बीच की दूरी क्या होगी। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें कंडीशन दी गई है कि V1 दी गई है, V2 दी गई है और इन दोनों के बीच का अंतर दिया गया है, समय का अंतर। यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वह होगा D/V माइनस D/V इक्वल टू समय में अंतर होता है उसे हम लिखेंगे। इस साइड भी समय में अंतर होगा और इस साइड भी समय में अंतर होगा, लेकिन वह D और V के टर्म में होगा। तो यहाँ पर हमें D का मान ज्ञात करना है तो उसे हम वैसे ही रखेंगे, जबकि V का मान हमें दिया गया है। पहले कंडीशन में 100 किलोमीटर दी गई है, जबकि दूसरे कंडीशन में 150 किलोमीटर दी गई है। और जो समय का अंतर है वह है 2 घंटा। यह 2 घंटा कैसे हो? पहले कंडीशन में 1 घंटा देरी से पहुंचता है, दूसरे कंडीशन में 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो इस स्थिति में इन दोनों का जो अंतर होगा वह होगा 2 घंटे का अंतर। मान लेते हैं यहाँ पर बीच में निश्चित समय है, तो पहली स्थिति में वह 1 घंटा देरी से पहुंचता है, जबकि दूसरी स्थिति में वह 1 घंटा पहले पहुंचता है। मतलब इन दोनों के जो बीच का समय होगा वह है 2 घंटा। यहाँ पर हमें टी प्राप्त है 2 घंटा समय में अंतर। हमें भी का वैल्यू पता है तो यहाँ से हम दूरी ज्ञात कर लेंगे डी का मान क्या होगा। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। डी का मान हमें ज्ञात करना है। पहले कंडीशन में 100 किलोमीटर है जो वेलोसिटी है, दूसरे कंडीशन में 150 किलोमीटर है, तो यहाँ हमें डी का मान ज्ञात करना है। और दूसरी स्थिति में जो वेलोसिटी है वह 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर जो समय का अंतर है वह दिया गया है 2 घंटा। तो इसे हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका जो एलसीएम हम 300 ले लेते हैं। तो यहाँ जो है 100 को 300 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3D, और यहाँ 150 को 300 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2D इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 2। इसे हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। इन दोनों को घटाने पर हमें प्राप्त होगा D। तो D इक्वल टू प्राप्त होगा 600। दूरी है वह है 600 किलोमीटर। यही हमें ज्ञात करना है कि पटना से आगरा के बीच की दूरी क्या होगी। तो पटना से आगरा के बीच की दूरी जो है 600 किलोमीटर है। यह एक स्पेशल केस होता है। इसे हमें याद रखना है कि समय में जो अंतर होता है वही अंतर इस साइड भी होता है, और इसमें जो है दूरी दी गई होती है या फिर वेलोसिटी दी गई होती है। तो इससे हमें तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू नहीं दी गई होती है, उसे हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें दूरी पूछा गया है जबकि वेलोसिटी दी गई है, और समय का अंतर हमें हमेशा दिया रहेगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, और यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि 2 स्टेशन दी गई है। एक स्टेशन को हम ए मान लेते हैं और दूसरे स्टेशन को हम बी मान लेते हैं। यहाँ पर दी गई है कि ए और बी के बीच की दूरी जो है 600 किलोमीटर है। यहाँ पर हम दूरी को मान लेते हैं 600 किलोमीटर। पहली ट्रेन है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से निकलती है। इस दिशा से एक ट्रेन है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और वह सुबह 4 बजे निकलती है, जबकि दूसरी ट्रेन है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 6 बजे छूटती है और जो है स्टेशन बी से निकलती है, और यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और यह जो है सुबह 6 बजे छूटती है। ये सुबह 4 बजे छूटेगी जबकि ये सुबह 6 बजे छूटेगी। तो हमें ज्ञात करना है कि ये एक दूसरे को कितनी दूरी पर और कितने समय में मिलेगी, अर्थात यह बीच में किस स्थान पर कितनी दूरी पर मिलेगी और कितने समय में मिलेगी, इसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पर हमें दोनों स्टेशन की दूरी दी गई है 600 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डी का मान दिया गया है 600 किलोमीटर, जबकि जो वेलोसिटी है पहली वेलोसिटी 80 किलोमीटर है और दूसरी वेलोसिटी 40 किलोमीटर है। तो हम इससे रिलेटिव वेलोसिटी ज्ञात कर लेते हैं।
अगर ट्रेन विपरीत दिशा में है तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए इन दोनों का योग कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे हमें समय ज्ञात हो जाएगा। समय ज्ञात होने पर हम बता सकते हैं कि वह कितनी दूरी पर और कितने समय में मिलेगी। तो इससे हम समय ज्ञात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर हम डी का मान रख देंगे 600। यहाँ पर हमें टी का मान ज्ञात करना है और वेलोसिटी जो है 120 है। तो यहाँ हम कटा देते हैं, इससे ये कटेगा और 12 से कटेगा 5। हमें जो टी प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 5 घंटा, अर्थात जो समय प्राप्त हुआ है वह 5 घंटा है। अर्थात जो ट्रेन ए है और ट्रेन बी है आपस में 5 घंटे के बाद मिलेंगी और कितनी दूरी पर मिलेंगी उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें प्राप्त हो गया जो समय पूछा गया कितने समय मिलेगी, तो 5 घंटे बाद मिलेगी। अगर हमें एग्जैक्ट समय पूछा जाए तो सुबह 4 बजे निकलती है, 9 बजे आपस में मिलेगी। मतलब जो सुबह का 9 बजे है वह दोनों ट्रेनें आपस में मिलेगी। कितनी दूरी पर मिलेगी इसे हम ज्ञात करने के लिए हम इसमें इंटू कर देते हैं कि जो पहली ट्रेन है वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर 1 घंटा में वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह 5 घंटा में जो है कितनी दूरी तय करेगी, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 400 किलोमीटर। अर्थात जो है ए स्टेशन जो है 400 किलोमीटर की दूरी के पश्चात 5 घंटे में सुबह 9 बजे बी ट्रेन से मिलेगी। जबकि दूसरे छोर से अगर हमें ज्ञात करना हो कि दूसरे छोर से जो बी ट्रेन है वह कितनी दूरी में मिलेगी, तो इससे हम गुणा कर देते हैं। 40 किलोमीटर अगर 1 घंटा में है तो 5 घंटा में जो है 200 किलोमीटर होगा। अर्थात जो है दूसरी ट्रेन है वह स्टेशन बी से 200 किलोमीटर में मिलेगी, जबकि स्टेशन ए से पहली ट्रेन जो है 400 किलोमीटर में मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम चैनल के माध्यम से मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे ही और वीडियो डालते रहते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।